हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का ये क्लास नंबर 8 है। इससे पहले 7 क्लास हम आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखें, और जो भी प्लेलिस्ट हमने आपको बताई है उन्हें आपको कंप्लीट करना है। सभी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। बाकी रेगुलर सभी अपने मॉक टेस्ट करते रहेंगे। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com पर कर सकते हैं। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। और आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, SGLM का फुल फॉर्म क्या होता है। SGLM का फुल फॉर्म आपको बताना है। बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। SGLM का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन पहला, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है। यानी SGLM का मतलब है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रश्न में आपको बताना है, कंपनी जो प्रोडक्ट मध्यवर्ती समूह को बेचती है उसे आप किस नाम से जानते हैं। यानी अगर मध्यवर्ती समूह को कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है उसे आप किस नाम से जानते हैं। क्या उसे आप C2C बोलेंगे, उसे आप B2C बोलेंगे, C2B बोलेंगे या फिर B2B बोलेंगे। तो यहाँ पे बताइए कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। देखिए, जब कोई प्रोडक्ट एंड यूजर के पास नहीं पहुंचता है, बीच में ही सेल हो जाता है, तो उसे आप B2B का नाम देते हैं। एक सवाल भी आता है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में इसी से संबंधित। जैसे एक सवाल होता है कि एक मारुति कंपनी है जिसने अपने कार के लिए टायर MRF से खरीदे। तो एक मारुति कंपनी है जिसने टायर किससे लिए, MRF से लिए। तो यहाँ पर जो बिजनेस हो रहा है इस मारुति कंपनी और MRF कंपनी के बीच में, ये आपका V2B का होगा। ठीक है, V2B का होगा। और जब कोई कंपनी किसी कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर B2C होता है। ओके, B2C। तो बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा B2C का मतलब। V2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। अगला सवाल का जवाब करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है, फेसबुक चलाने का न्यूनतम उम्र क्या होता है। यानी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए फेसबुक चलाने के लिए। या कई बार ऐसा भी पूछते हैं कि फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो इसका जवाब क्या होगा, 13 ईयर होना चाहिए। यानी कि 13 वर्ष की उम्र कम से कम होनी चाहिए फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए या फेसबुक चलाने के लिए, अब ऐसा भी बोल सकते हैं। अगला सवाल का जवाब करेंगे, 200 रुपीज के नोट का रंग कैसा होता है। इसका कलर आपको बताना है कैसा होता है। सभी जो आपकी करेंसी है उनके नोट के साइज और कलर के बारे में हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी है, और हमने अपने एप्लीकेशन पर जब आप जाओगे तो स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ये PDF मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल में जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर सभी करेंसी के नोट के साइज और कलर के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर 200 रुपए के नोट का रंग आपसे पूछा है। आप सभी बताएंगे यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी ब्राइट येलो होता है। 200 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है, ब्राइट येलो होता है। और स्टोन ग्रे की अगर बात करते हैं तो ये 500 रुपीज के नोट का कलर होता है। 500 रुपए के नोट का जो कलर है वो स्टोन ग्रे होता है। मैजेंटा की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 रुपए का नोट, यानी 2000 रुपए के नोट का जो रंग होता है वो मैजेंटा होता है। अगला सवाल का जवाब करेंगे, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। यानी कौन सा ऐसा है जो सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है, गूगल, याहू, विंडोज या फिर नन ऑफ दिस। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर, कौन सा करेक्ट जवाब है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल के बारे में तो आप सभी जानते हैं, सबसे फेमस सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। यहाँ पर याहू भी आपका सर्च इंजन है, और यहाँ तो नन ऑफ दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा सी हमारा विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि सर्च इंजन। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, आगे देखो, लिनक्स कंपनी के संस्थापक कौन है। लिनक्स कंपनी के संस्थापक यानी फाउंडर की बात की गई है। लिनक्स कंपनी के संस्थापक बताना है आपको कौन है। जी, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है लिनस टॉरबाल्ड्स, बिल गेट्स, लैरी पेज और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट जवाब करेंगे। यहाँ पे एक सही जवाब क्या है, सही जवाब होगा लिनस टॉरबाल्ड्स, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है।
लिनक्स कंपनी के संस्थापक हैं लिनस टॉरवाल्ड्स। अगला सवाल का जवाब करेंगे, कॉलम के डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉलम के डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को आप किस नाम से जानते हैं? फिल्टरिंग बोलेंगे उसे, आप सॉर्टिंग बोलेंगे, डेटा बोलेंगे, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक है, कॉलम के डेटा को किसी क्रम में अगर आप व्यवस्थित करते हैं तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? तो इससे आप सॉर्टिंग कहते हैं, यानी हम सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने कोई भी डेटा रिकॉर्ड किया है, कोई भी डेटा आपने तैयार किया है, जिसमें आपने मान लेते हैं कि आपने एक स्कूल में जो स्टूडेंट है उनके डेटा को तैयार किया है, तो अब आप ये चाहते हैं कि उनमें जो नेम है वो लेटर्स के अकॉर्डिंग आपका डेटा वहाँ पर फिल्टर हो, है ना। लेटर के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि पहला ए वाला बच्चा का नाम ऊपर हो, उसके बाद में वी वाले लेटर का नाम फिर आए, उसके बाद सी आए, इस प्रकार से आप करना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, है ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग तरह से आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं, यानी ए टू जेड आप सॉर्ट कर सकते हैं कि पहले ए वाला होगा, उसके बाद में ऐसे क्रम से जाएगा और जेड तक जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को सॉर्टिंग का नाम दिया जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा वी करेक्ट। एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ? तो एसईओ का मतलब क्या है? यहाँ पर सर्च इंजन ऑपरेशन होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, सर्विस इंजन ऑर्गेनाइजेशन होता है, या इसमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइएगा एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है। और जो साथी क्लास में अभी अभी आए हैं, आप सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को शेयर कर देना है क्लास को, अगर लाइक नहीं किया है तो सभी को लाइक कर देना है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका मतलब हो जाएगा बी, ठीक है। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे वी होगा। एक बार किया गया प्रिंट रद्द नहीं किया जा सकता है। अगर आपने एक बार प्रिंट की कमांड दे दी तो आप उसे बीच में कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उसे बीच में आप रद्द नहीं कर सकते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपने एक बार अगर प्रिंट की कमांड दे दी तो क्या उसे आप बीच में स्टॉप नहीं कर सकते हैं, उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आप कैंसिल कर सकते हैं। आपने अगर एक बार प्रिंट करने की कमांड दी तो आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी होगा। अगला सवाल का जवाब करेंगे, डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज की फाइल को अपलोड किया जा सकता है? डिजी लॉकर में मैक्सिमम अगर फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? कितने साइज तक की फाइल को हम अपलोड करा सकते हैं? क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, 10 MB तक की फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर में। एक सवाल और यहाँ से बनता है कि आपके डिजी लॉकर में मैक्सिमम कितना स्पेस आपको दिया जाता है? तो मैक्सिमम स्पेस हमें 1 GB का दिया जाता है, 1 GB का इसमें मैक्सिमम स्टोरेज मिलता है हमें। तीसरा एक सवाल और बनता है यहाँ से कि भाई जो आपका डिजी लॉकर है इसको चलाने के लिए, इसका यूज करने के लिए हमें किस आईडी की आवश्यकता होती है? तो इसका जवाब होता है आधार कार्ड, ठीक है। इसके लिए हमें आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो डिजी लॉकर में सीधे ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी उसे आप फेस कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो ये जो कार्य होता है आधार के थ्रू ही होता है। आधार कार्ड अगर आपका लिंक है तभी आप इस सर्विस का लाभ ले सकते हैं। जैसे मान लिया आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना, या आपके यहाँ पे तो अब जैसे मान लिया आपके हाई स्कूल की जो मार्कशीट है ना उनको भी ऐड कर दिया गया है, या आपका आधार कार्ड है उसको भी आप ऑनलाइन फेच कर सकते हैं, वो भी आपका डिजी लॉकर में डाउनलोड हो जाता है। या कोई आपका LPG कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, तो उसको भी यहाँ पर आप उसके डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे फेच कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिनके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सीधे आप डिजी लॉकर में डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। बट ये जो सर्विस है ये आधार के थ्रू ही काम करती है, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। इसलिए डिजी लॉकर सर्विस का लाभ लेना है तो हमें आधार कार्ड यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। इम्प्रेस में किसी भी शेप को सेंड टू बैक के लिए कौन से शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? इम्प्रेस के अंदर कोई आपने शेप बनाया है, यानी कोई आपने ऐसे करके रेक्टेंगल वगैरह तैयार कर दिया है, बना दिया है, ड्रॉ कर दिया है, और इसके पीछे एक और आपने रेक्टेंगल बना दिया था, मान लिया इसको हमने यहाँ पे बना दिया है, और अब हम ये चाहते हैं कि इस वाले रेक्टेंगल को हमें बैक में लेकर जाना है
यानी दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे लेकर जाना है। ठीक है, तो सेंड टू बैक करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की बता दीजिएगा, क्या होगी इसकी शॉर्टकट की। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और इसके साथ में माइनस। कंट्रोल शिफ्ट के साथ जैसे ही माइनस प्रेस करते हैं तो आप सेंड टू बैक कर सकते हैं, यानी जो आपके दो ऑब्जेक्ट हैं तो ये वाला फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट इसके पीछे चला जाएगा, सेंड टू बैक हो जाएगा। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट माइनस। अगला सवाल है इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी आप किस शॉर्टकट के से न्यू स्लाइड को ले सकते हैं। नई स्लाइड अगर आप लेना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में तो क्या होगा इसका शॉर्टकट कुंजी, बताइए। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ में एम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कंट्रोल एम से आप न्यू स्लाइड को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का जवाब करेंगे। इम्प्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का विकल्प डैश पर मिलता है, यानी अगर आपने कोई भी स्लाइड को तैयार किया है उसे आप चाहते हैं पीडीएफ में एक्सपोर्ट कराना तो भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का जो विकल्प है वो हमें मिलता कहाँ पर है। ऑप्शन देखो क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है ड्राइंग टूलबार, यानी ड्राइंग टूलबार पर होता है, स्टैंडर्ड टूलबार पर होता है, प्रेजेंटेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका आपका राइट आंसर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए जल्दी से जवाब करिएगा, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड टूल बार पर ये आइकन हमें मिलता है जहां से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में जो भी हमने स्लाइड को तैयार किया है। ठीक है, यहाँ से आप पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी जो स्लाइड आपने तैयार की है, प्रेजेंटेशन जो आपने तैयार किया है, उसको अगर आप पीएनजी फॉर्मेट में लेना चाहते हैं या जेपीजी फॉर्मेट में लेना चाह रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं, यानी इमेज फॉर्मेट में भी आप उसे ले सकते हैं, उसको आप सेव करा सकते हैं। अगला सवाल का जवाब है कैल्क में किसी सीट को आप किस मेनू में जाकर रीनेम कर सकते हैं। आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक से ज़्यादा सीट को ऐड कर लिया है और उनको हम ऐड करना चाहते हैं। वैसे तो क्या होता है सीट 1 करके आता है, सीट 1, एक से ज़्यादा को ऐड कर दिया है तो आ जाएगा सीट 2, फिर आ जाएगा सीट 3, है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। लेकिन हम इनका कोई नाम देना चाह रहे हैं, इनको हम रीनेम करना चाह रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं भाई अगर रीनेम करना है आपको तो हमें किस मेनू में जाना पड़ेगा। एक तो तरीका ये होगा कि सीट पर हम राइट क्लिक करेंगे, इस सीट पर माउस से हम राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करने का ऑप्शन आ जाता है, हम रीनेम कर सकते हैं, कलर इसमें लगा सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं, ये तो केवल और केवल आपसे मेनू पूछ रहे हैं कि किस मेनू में जाकर ऐसा काम कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा सीट मेनू, ऑप्शन नंबर डी। आपको सीट मेनू में चले जाना है जहां से हम सीट को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और यहां से बनता है कि क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सीट की पोजीशन है, जहां पर जो सीट आपकी है, इनकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, इनके स्थान को हम चेंज कर सकते हैं, यानी हम सीट 1 को सीट 2 या सीट 3 के स्थान पर रख सकते हैं और सीट 3 को सीट 1 के स्थान पर रख सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब होगा यस, हम ऐसा कर सकते हैं, हम इनके स्थान को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का जवाब करिएगा। पूछा गया है आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? जब आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक आईएफएससी कोड दिया जाता है, एक आईएफएससी नंबर दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होगा? यहां पर सही जवाब होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। अगर पूछे कितने अंकों का होता है, 11 डिजिट का होता है। कितने का होता है? 11 डिजिट का आपका आईएफएससी कोड होता है, जिसमें शुरुआत के जो 4 डिजिट होते हैं, किसको दिखाते हैं? शुरुआत के 4 डिजिट बैंक को बताते हैं कि कौन सा बैंक है, यानी बैंक नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। 5वां क्या होता है? 5वें की बात करें तो ये 0 होता है, यानी 5वां डिजिट हमारा 0 होगा। और लास्ट के 6 डिजिट किसको दर्शाते हैं? ये आपके ब्रांच नेम को दर्शाते हैं कि ब्रांच कौन सा है। ठीक है, ये सवाल भी काफी आता है एग्जाम में। तो आईएफएससी कोड 11 अंकों का होता है, शुरुआत के 4 अंक या 4 डिजिट बैंक नेम को बताते हैं कि कौन सा बैंक है, 5वां 0 होता है और लास्ट के 6 डिजिट जो होते हैं वो ब्रांच के नाम को बताते हैं कि भाई ब्रांच कौन सा है। जैसे हो सकता है एक शहर में एक बैंक, मतलब 2 ब्रांच हो उसकी, जैसे मान लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इसकी एक सिटी के अंदर 2 ब्रांच हैं, तो शुरुआत के 4 डिजिट तो सबके सेम होंगे, सब में SBI N होगा, लेकिन लास्ट के जो 6 डिजिट होंगे वो चेंज होंगे क्योंकि ब्रांच अलग अलग होंगी इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का जवाब करिएगा। यूपीआई किसके द्वारा
विकसित किया गया या यूपीआई को किसने डेवलप किया, किसने बनाया? एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया, यूआईडीआई के द्वारा बनाया गया, आरबीआई के द्वारा बनाया गया, या फिर ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। यूपीआई का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। और इसको डेवलप किसने किया? तो इसको एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया। एनपीसीआई का मतलब क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई को बनाया गया। अगला सवाल देखिएगा, पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? एआई का मतलब यहाँ पर क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज कौन सी है? फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा लिस्प, जिसे हम लिस्ट प्रोसेसिंग भी कहते हैं। अगर आपसे पूछें कि एआई का जनक कौन है या लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज का जनक कौन है, तो इसका जवाब क्या होगा? जॉन, ठीक है, जॉन एम कार्थी इसका जवाब होगा। ध्यान रखना है, यानी एआई के जो फादर हैं, कई बार पूछते हैं कि फादर ऑफ एआई बताओ, तो जॉन एम कार्थी होंगे। और अगर लिस्प की बात करें कि लिस्प भाषा का आविष्कार किसने किया, तो जॉन एम कार्थी ने ही लिस्प भाषा का इस्तेमाल किया। और ये पहली लैंग्वेज है जो एआई को डेवलप करने में इस्तेमाल की गई, यानी एआई की पहली भाषा आपकी होगी वो लिस्प है, लिस्ट प्रोसेसिंग। अगला सवाल का जवाब करेंगे, एनआईआईटी का पूरा नाम क्या होता है? एनआईआईटी का फुल फॉर्म आप सभी बताएंगे, जो भी बच्चे यहाँ पर क्लास से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एनआईआईटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये फुल फॉर्म होती है एनआईआईटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है यूएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएफएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बताइएगा। यूएफएस का मतलब क्या होगा? यूनिक्स फाइल सिस्टम, इसका मतलब होता है यूनिक्स फाइल सिस्टम। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सो इसे भी आपको ध्यान रखना है। यूनिक्स फाइल सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, इम्प्रेस में नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यानी किस शॉर्टकट की से आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर को ओपन कर सकते हैं? देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करें, तो वहां पर नेविगेटर की जो शॉर्टकट कुंजी है वो एक समान होती है। बट यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी चेंज हो जाती है। यहाँ पर शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट F5। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट F5, ये नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। अगर हम राइटर और कैल्क की बात करें तो केवल और केवल क्या होती है? F5 होती है। राइटर में केवल और केवल F5 से हम नेविगेटर ओपन कर सकते हैं, कैल्क में भी F5 से हम ओपन कर सकते हैं। बट इम्प्रेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इम्प्रेस में F5 की का मतलब क्या होता है? स्लाइड शो करना। F5 प्रेस करोगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में तो स्लाइड शो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्लाइड आपकी शो शुरू हो जाएगी, स्लाइड प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट F5, याद रखना है सभी को। अगला सवाल का जवाब करेंगे, इम्प्रेस में पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कैसा होता है? ओरिएंटेशन का मीन समझे आप, पेज का ओरिएंटेशन आपसे पूछा है, यानी वो डिफॉल्ट रूप से कैसा होगा। बाकी तो आप चेंज कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट कैसा होगा? क्या पोर्ट्रेट होगा, लैंडस्केप मोड होगा, नॉर्मल मोड होगा, या फिर नन ऑफ दीज? तो देखो, जब भी आपसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात करें तो इसका जो पेज ओरिएंटेशन है वो कैसा होगा? लैंडस्केप मोड होता है बाई डिफॉल्ट। लेकिन अगर हम बात राइटर की करें, बात एक्सेल की करें, सॉरी राइटर की बात करें, या फिर हम एक्सेल में भी होता है बट आपके सिलेबस में कैल्क दिया गया है, तो अगर हम कैल्क की बात करें तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आपका पोर्ट्रेट ही होगा। यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस राइटर में पोर्ट्रेट होता है बाई डिफॉल्ट। बाद में अगर आप चाहें तो इसको लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं, लेकिन इम्प्रेस के अंदर डिफॉल्ट रूप से लैंडस्केप मोड ही होता है। अगला सवाल है, इम्प्रेस में टेबल डालने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे? अगर आप इम्प्रेस में टेबल को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप किस मेनू में जाओगे? होम, टेबल, इंसर्ट और फॉर्मेट। तो अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें टेबल मेनू में जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें अलग से टेबल मेनू मिल रहा है। अगर हम एक्सेल की बात करें, वर्ड की बात करें, तो टेबल डालने के लिए हम इंसर्ट मेनू पे जाते हैं, बट यहाँ पर हमें टेबल मेनू अलग से दिया गया है। तो टेबल मेनू के अंदर जाकर के हम टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर। अगला सवाल है, क्या इम्प्रेस में किसी स्लाइड को हाइड करने के बाद स्लाइड शो में वह स्लाइड नहीं दिखाई देती है? यानी क्या इम्प्रेस में किसी स्लाइड को हाइड करने के बाद
स्लाइड शो में वह स्लाइड नहीं दिखाई देती है? बताओ, मान लिया आपने जो भी स्लाइड्स तैयार की हैं उसमें से कुछ स्लाइड्स को आपने क्या कर दिया, हाइड कर दिया, कुछ स्लाइड को आपने हाइड करा दिया, और अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप स्लाइड शो कर रहे हैं। तो स्लाइड शो करने पर क्या हाइड वाली स्लाइड हमें नहीं दिखाई देंगी? तो आप क्या बोलोगे, यस या नो? बताओ। तो इसका जवाब होगा यस, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। यानी अगर आपने जो भी स्लाइड बनाई है उनमें बीच में कुछ स्लाइड को हाइड कर दिया है तो स्लाइड शो करने पर हाइड वाली स्लाइड हमें नहीं दिखाई देंगी, उनका स्लाइड शो नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन पहला हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इम्प्रेस में डिफॉल्ट स्लाइड होती है, यानी इम्प्रेस में डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट, यहाँ पर लेआउट की बात हो रही है कि डिफॉल्ट स्लाइड का लेआउट कैसा होता है, क्योंकि स्लाइड के भी अलग अलग लेआउट होते हैं, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट की बात यहाँ पे की गई है। तो टाइटल एंड कंटेंट होता है, टाइटल स्लाइड होता है, टाइटल एंड टू कंटेंट होता है, टाइटल ओनली होता है। बहुत सारे अलग अलग स्लाइड के लेआउट हैं, पिछली क्लास में भी हमने ये चीज़ पढ़ाई है आपको। तो अभी इतना पूछा है कि भाई डिफॉल्ट रूप से बाय डिफॉल्ट कौन सा हमें यहाँ पर स्लाइड का लेआउट देखने को मिलता है। इसका जवाब करिएगा, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर आपका, बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइटल स्लाइड होता है। बाय डिफॉल्ट टाइटल स्लाइड लगा होता है, बाकी आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं, या जो भी लेआउट रखना चाहें वो रख सकते हैं। आप चाहें ब्लैंक करना तो आप ब्लैंक लेआउट भी रख सकते हैं, ब्लैंक रख सकते हैं। इसके बाद में फिर टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आप जो भी लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर आपको बताना है कंट्रोल बाई का उपयोग कब करते हैं, कंट्रोल बाई का इस्तेमाल कब किया जाता है, बताइएगा। कंट्रोल बाई यानी इसे हम अंडू करने के लिए करते हैं, रेडो करने के लिए करते हैं, कॉपी करने के लिए होता है, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। कंट्रोल बाई का इस्तेमाल हम कब करते हैं, रेडो करने के लिए करते हैं। यानी अगर हमने कुछ अंडू किया है तो उसे हम रेडो कर सकते हैं कंट्रोल बाई से। और अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस करना होता है, कंट्रोल जेड। और ये सारे जो कमांड है आपको कहाँ मिलते हैं, एडिट मेनू के अंदर। ये सारे कमांड हमें कहाँ मिलेंगे, एडिट मेनू के अंदर आपको मिलेंगे। अगला सवाल पूछा गया है, यूडेमी क्या है, व्हाट इज यूडेमी? ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है, गेम है कोई, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है कोई, या इसमें से कोई नहीं? तो यूडेमी के बारे में आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है। यूडेमी एक ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है, इसको आप बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे पूछा है, स्क्रॉल बार के प्रकार कितने हैं? स्क्रॉल बार आपको पता है, यहाँ पर आपने मोस्टली राइट साइड में देखा होगा स्क्रॉल बार होता है, जिससे हम अपने पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती हैं, स्क्रॉल बार कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, या केवल 1 प्रकार की होती है, या 3 प्रकार की होती है, इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला, स्क्रॉल बार 2 प्रकार की होती है, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है और एक वर्टिकल होती है। यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारे पास 2 स्क्रॉल बार होती हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल का जवाब बताएंगे, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? इम्प्रेस की बात की गई है, और इम्प्रेस में जब आप कुछ लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज हमें कितना मिलता है? देखिए, जब हम प्लेस होल्डर में टाइप करते हैं, थोड़ा ध्यान देना है, हम यहाँ पर एक लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस की स्लाइड को बना देते हैं। जैसे आप जब इम्प्रेस में जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको स्लाइड मिलती है, और यहाँ पर स्लाइड के लेआउट अलग अलग टाइप के, जैसा हमने बताया कि भाई अलग अलग टाइप के आपके लेआउट होते हैं। तो आपके लेआउट के अनुसार यहाँ पर कई बार क्या होता है ना, इस प्रकार से मिलता है, और ये यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर आप क्या है, टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा होता है क्लिक टू ऐड टाइटल, आप यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं, जो कंटेंट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ इनकी बात नहीं हो रही, इनको बोला जाता है प्लेस होल्डर, यहाँ पर इनको बोलते हैं प्लेस होल्डर, बात इनकी नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, यानी अगर हम इस अपनी स्लाइड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू कुछ लिखना चाह रहे हैं, हमने टेक्स्ट बॉक्स अगर लाना है इस स्लाइड के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, F2 की प्रेस कर सकते हैं। F2 की प्रेस करने से क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, बस आप क्लिक करोगे और आपको कर्सर मिल जाएगा, आप लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे उसका डिफॉल्ट साइज कितना रहेगा ये पूछा है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 18 पॉइंट का साइज होता है जब बाय डिफॉल्ट आप कुछ यहाँ पे टाइप करते हैं, बाकी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, DES के आविष्कारक कौन हैं?
DES का फुल फॉर्म भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। और इसके आविष्कारक की बात करें तो आविष्कारक कौन है ये आपको बताना है, किसके द्वारा इसे इन्वेंट किया गया। तो IVM हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है STP की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए। STP की फुल फॉर्म क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। STP की फुल फॉर्म आपको बतानी है, बताइएगा। करेक्ट जवाब करेंगे आप सभी बच्चे जो भी यहाँ पे लाइव हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है STP की फुल फॉर्म है स्नैपिंग ट्री प्रोटोकॉल। और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहे। और कल सुबह मॉर्निंग की क्लास होगी सुबह 7:30 बजे। तो सुबह सभी बच्चे 7:30 बजे तैयार रहेंगे रिवीजन क्लास के लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक CCC बाईफिशरी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप CCC बाईफिशरी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन बच्चों को हमारा पैड बैच ज्वाइन करना है तो अभी वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। जुलाई बैच आपका शाम 6 बजे होता है, यानी मंडे टू सैटरडे क्लास वहां पर होते हैं 6 PM पर। तो वहां पर आप लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं, जहां पर कंप्लीट पूरा बैच है आपका। लाइव क्लास वहां पर होते हैं, कंप्लीट थ्योरी वहां पर कराई जाएगी, साथ में MCQs के भी आपको क्लास चैप्टर वाइज उस बैच के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है, आपकी कोई सवाल है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436, जहां पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।